अब सिचुएशन मिडल ईस्ट की हर गुजरते दिन के साथ आपके सामने है। पाकिस्तान में जो पेट्रोल से स्टार्ट कर लेते हैं सर, जो हुआ आपने देखा, पहले बढ़ाया गया, फिर वजीर आजम साहब ने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं चला ये कब हो गया, कैसे हो गया, और कल रात फिर कम किया गया। ये कौन से टैक्टिक्स थे? ये मेरा ख्याल है अभी तक भी ये 1990 की सियासत कर रहे हैं, 1990s हम्म। की। और ये समझते हैं कि कौम बेवकूफ़ है, अवाम बेवकूफ़ है, और वही 8-10 सहाफ़ी हैं, उनको हम दो चार कालम लिखवा लेंगे और उन्हीं से तारीफ़ें करवा लेंगे तो मामला दब जाएगा। लेकिन अब ये 1990 नहीं है, बल्कि पाकिस्तान जो है तकरीबन 3 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, 30 साल आगे निकल चुका है। सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल मीडिया का ज़माना है, और अब इनके जो मखसूस लिखारी थे या मखसूस लोग थे, वो अब एक्सपायर हो चुके हैं। इसलिए इनकी वो मीडिया स्ट्रेटजी नहीं चल सकती, कामयाब नहीं हो सकती। तो पहले बहुत आसान काम होता था, किसी को एयर टिकट दे देना, किसी को होटल की अकोमोडेशन दे देना, किसी के छोटे मोटे काम कर देना, या फिर आगे जाके किसी को प्लाट प्लाट दे देना। अब ये सारे मामला जो हैं, एक तो मीडिया फैल बहुत गया है। मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के खास तौर पर आने के बाद तो अब हर किसी को ये कर नहीं सकते। इसीलिए जो इनके साथ खड़े हैं वो भी मुसीबत का शिकार हैं, और उनको भी अपने सर्वाइवल का मसला बना हुआ है। अब कोई चीज़ छुप नहीं सकती। पहले अखबारात का ज़माना था कि कह दिया जाता था कि जनाब हमने तो ये बात की नहीं, फिर कैमरे की आंख महफूज कर लेती थी। अब सोशल मीडिया, वो ट्वीट सामने आ जाता है, आज से 4 साल पहले आपने क्या कहा, 6 साल बाद पहले क्या कहा, 8 साल 10 साल पहले क्या कहा, वो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो अब सामने आती हैं तो हमारे मीडिया के दोस्तों को भी, दानश्वरों को भी, लिखारियों को भी, कालम नवीसों को भी, सबको परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे एंकर्स को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए ये हरकत इन्होंने कल की, और सबको मालूम था कि ये इसी तरह करेंगे कि कुछ पैसे वापस कर देंगे और उसके बाद कहा जाएगा ज़बरदस्त काम किया है जनाब, आपने अवाम के मसीहा बनकर आए हैं। जबकि मैं देख रहा था अभी, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी वो खुद बता देती है कि ये तो सारे का सारा एक फसाड था, ड्रामा किया गया था, और ये इतनी कीमत बढ़ा ही नहीं सकते थे जितनी बढ़ा दी। अब भी पेट्रोल की कीमत वहीं रखी है, उसमें से कमी कर दी थोड़ी सी। डीजल की कीमत बदस्तूर 520 रुपए ऊपर है। अब पेट्रोल जो है वो कौन, सरकारी मुलाजमीन जितने भी हैं, हमारे मिलिट्री ऑफिशियल्स मुफ्त, जुडिशरी मुफ्त, सिविल ब्यूरोक्रेसी मुफ्त, पुलिस मुफ्त, हमारी पॉलिटिकल अशराफिया मुफ्त, इनके तो सारे मुफ्त हैं, सबको फ्री पेट्रोल मिलता है। जहाज उड़ाते हैं उसमें भी रियासत पाकिस्तान, मेरा और आपका पैसा होता है। तो इनके अपने तो दुख दर्द इनको तो है नहीं। और डीजल की कीमत नहीं कम की, क्योंकि डीजल का ताल्लुक आवाम से है और किसानों से है, कारोबारी लोगों से है। तमाम चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। किराया 1,000 रुपया फी टिकट जो है पर पर्सन, 1,000 रुपये से 2,000। एक नॉर्मल रूट जो है इस्लामाबाद लाहौर, इस्लामाबाद पिशावर, लाहौर पिशावर, लाहौर सरगोदा, लाहौर मुल्तान, ये इसका बढ़ चुके हैं। अब जो चंद साल पहले जो एयर टिकट था, वो अब आपका बस का टिकट मिलता है। जी। 12,000 रुपए का टिकट अब आपका मिल रहा है बाय बस। आपने जाना है कराची तो कराची, बारह बिल्कुल, चौदह हाँ जी। हजार रुपए का। तो 5,000 रुपए का तो टिकट मिलता था, एयर टिकट मिलता था। तो ये सिचुएशन है। तो इनके अवाम के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। बुनियादी बात यही है कि फॉर्म 47 मिल गया, जाली निज़ाम कायम कर दिया, और उन्हें कहा कि आप फिक्र ना करें, हम आपके साथ हैं, अवाम को छोड़ें, आपको हमने फॉर्म 47 दे दिया है, हम जो कहते जाएं आप वो करते जाएं। अब ये 3-4 खानदान हैं, वो जुड़े हुए हैं, और ये कोशिश इनकी यही है कि हम किसी ना किसी तरीके से आलमी इस्टेब्लिशमेंट की, सुपर पावर्स की कुछ ज़रूरत बन जाएं, और हम उनकी ज़रूरत बनते जाएंगे तो हमारा इक़्तिदार जो है वो चलता रहेगा। इसीलिए 4 साल गुजरने मुकम्मल होने को हैं, 4-5 दिन बाकी हैं। तो पाकिस्तान एडवर्स हो रहा है, आगे तो नहीं जा रहा कम अज़ कम।
साबिर साहब, यूएई ने भी अपने $3.5 अरब वापस मांग लिए हैं। चाइना भी अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के हवाले से तंबीह कर रहा है। ये सारी सिचुएशन क्या है? सूरत हाल सिंपल सी है कि कर्जों की मईशत है। आप ये हमारे दोस्त ममालिक हैं, चाइना है, हम्म। यूएई है, सऊदी अरब है, जी। वो उन्होंने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। हम्म। हमें बजाय इसके कि अब उन्होंने कर्ज वापस मांगा है, और वो हम्म। काफी अरसे से मांग रहे थे, लेकिन अब चूंकि वो खुद निशाना बन गए इसराइल ईरान अमेरिका जंग का, जी। और उनकी अपनी मईशत का वो हाल है, फिर ये है कि ये पूछना चाहिए हमने अपने हुक्मरानों से कि हम्म। आपने गलत कमिटमेंट्स उनके साथ क्यों की, गलत वादे क्यों किए। जी। जो आप काम कर नहीं सकते, वो आपने वादे यूएई के साथ क्यों किए, वो हम्म। सऊदी अरब के साथ क्यों किए, वो अमेरिका के साथ क्यों किए। और चाइना जो आपका बेहतरीन दोस्त है, आप अगर उसके रास्ते में ही रुकावटें खड़ी करना शुरू कर देंगे, और वो आपका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक अलाई है, और हम्म। हर मुश्किल वक्त में वो आपके साथ खड़ा रहा। सऊदी अरब ने आपको सपोर्ट किया, यूएई ने आपको सपोर्ट किया, तो बजाय इसके कि अब यूएई अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, जाहिर है जब मुश्किल वक्त आया है तो उन्होंने कहा है कि जनाब आप हमें सपोर्ट करें। हम्म। आप सपोर्ट कर नहीं सकते, ये ऐसी लड़ाई है इसराइल और ईरान की, कि आप ईरान के खिलाफ नहीं जा सकते, जाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आपने एक मुआहदा कर लिया बगैर सोचे समझे हम्म। सऊदी अरब के साथ, और आपने बगैर सोचे समझे यूएई को भी वादे कर दिए। क्योंकि हमारे जो बुनियादी तौर पर ये जो मिलिट्री डिप्लोमेसी थी ना, मिलिट्री डिप्लोमेसी नाकाम हुई है। उस वक्त बहुत ज्यादा शौक से कहा गया कि जबरदस्त काम जा रहा है मिलिट्री डिप्लोमेसी का, और हमारे हम्म। अस्करी हुक्मरान जहां जाते हैं वो कामयाबी के झंडे गाड़ कर वापस आते हैं। तो अब पता चला कि कहीं भी झंडे नहीं गाड़े गए। अब सब हम्म। पूछ रहे हैं कि जनाब आपने जो कुछ हमारे साथ वादे किए थे वो पूरे करें। अब हम चाइना से भी दूर हो गए, यूएई से भी दूर हो गए, सऊदी अरब से भी दूर हो गए, और जो सदर ट्रंप को आपने लंच पे जो वादे वगैरह किए थे वो भी आपके हम्म। वो भी आप पूरे नहीं कर सकते। सैल्यूट आपने मार दिया, नोबल पीस उनको दे दिया, अनाउंस कर दिया। आप बोर्ड ऑफ पीस में चले गए बगैर सोचे समझे, और आप तयशुदा पॉलिसी जो 70 साल से चली आ रही थी उसको आपने सबोटाज किया। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की बुनियादी फलसफे को, बुनियादी अप्रोच को आपने नेगेट किया। जब आप ये हम्म। सारे काम करते जाएंगे और अपने आप को फर्द वाहिद, जो अपने आप को अक्ल कुल समझेगा, तो हम्म। उसका नतीजा यही निकलना है जो निकल रहा है। और चूंकि आपकी कर्जों की मैशत थी, और 4 साल पहले 10 जुलाई 2023 को फील्ड मार्शल ने स्टेटमेंट दी थी कि 1 साल के अंदर अंदर हमारी मैशत बिल्कुल ठीक हो जाएगी और हम तरक्की हम्म। की राह पर चल पड़ेंगे। 3 साल पूरे हो गए हैं उस स्टेटमेंट को दिए हुए। 3 साल बाद भी पाकिस्तान जो है वो 4 सालों में 38,000 38,000 अरब रुपया कर्जा लेकर आसमानों को छू रही है, उसकी जो कर्ज की रफ्तार है। और हम्म। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई नंबर 1 पे है, पेट्रोल दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा है, आपकी दहशतगर्दी में आप नंबर 1 हैं, इलेक्शन चोरी में नंबर 1 हैं, आप इंसानी हकूक की पामाली में नंबर 1 हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच आपको चार्जशीट कर रहा है, इंसानी हकूक कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा की आपको चार्जशीट कर रही है, और जी। हम्म। आपके किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ इस वक्त आपके ताल्लुकात नहीं है। अफगानिस्तान के साथ आपने जंग छेड़ी हुई है, ईरान ईरान के साथ जंग हो रही है, और उस तीसरी तरफ से इंडिया, अब आपको आज ही वजीर दिफा ने कहा है कि इंडिया हमला कर सकता है, तो इंडिया भी आपके सर पर चढ़ दौड़ा है। तो ये है वो मिलिट्री डिप्लोमेसी जो आपने शुरू हम्म। की थी बंद कमरों में बैठ के, जब आप फैसले करेंगे और आप कहेंगे कि माहिर मईशत भी मैं हूँ, माहिर ख़जाना भी मैं हूँ, माहिर तिजारत भी मैं हूँ, माहिर सियासत भी मैं हूँ। आपने पूरे का पूरा आइन, पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो हम्म। मस्मार कर दिया, हमारे सिविल मिलिट्री इंस्टीट्यूशन को मस्मार कर दिया। उसके नतीजे में यही हो रहा है जो इस वक्त हमें नजर आ रहा है। सर, आपने क्योंकि अफगानिस्तान की और तमाम सिक्योरिटी सिचुएशन पर बात की, डार साहब को तो बिठाकर ये भी कहा गया है कि पहले अपने मसले सुलझाएं।
افغانستان سے معاملات سیدھے کریں بعد میں. دیکھیں بات وہی ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ثالثی کروانی ہے ایران اور امریکہ کی، اور دوسری طرف افغانستان کے ساتھ آپ جنگ چھیڑتے ہیں تو اس میں ثالثی چائنا کر رہا ہے آپ کی، اور چائنا آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ افغانستان کی جنگ بند کریں. چائنا کیوں کہہ رہا ہے؟ چائنا اس لیے کہہ رہا ہے کہ افغانستان کی جنگ کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ پورے ریجن کو ہو رہا ہے. سی پیک روٹ نان فنکشنل ہے، بیلٹ اینڈ روڈ روٹ نان فنکشنل ہے. چائنا نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی، ایران میں انویسٹمنٹ کی، افغانستان میں انویسٹمنٹ کی. آپ کا سینٹرل ایشین جو روٹ ہے، تجارتی روٹ، وہ آپ کا نان فنکشنل ہے. یہ اس لڑائی کی وجہ سے آپ نے تو ایک جو بہت بڑا، جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ گیم چینجر ہوگا سی پیک، آپ نے اس گیم چینجر کو بھی نان فنکشنل کر دیا. ابھی تک ہم فنکشنل نہیں کر سکے. اور آپ نے چائنا، ایران، پاکستان، افغانستان، پھر آگے سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک آپ نے تجارتی روٹ کھولنا تھا، ریلوے لائن بچھانی تھی، وہ سارے پروجیکٹ بند پڑے ہیں. تو آپ کس کا کھیل کھیل رہے ہیں؟ چائنا یہ پوچھ رہا ہے. چائنا یہ کہہ رہا ہے آپ کس کا کھیل کھیل رہے ہیں یہ لڑائیاں شروع کر کے، اس پورے ریجن کو مصیبت میں ڈال کے. تو وہ صحیح کہہ رہا ہے. اور وہ اگر آپ کو آپ کے دشمنوں کی نقل و حرکت کے بارے میں بتا سکتا ہے تو کیا اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس کا دشمن اس کے خلاف کیا پلان کر رہے ہیں؟ یہ ہم اوور سمارٹ بن رہے ہیں، اور اوور سمارٹ بننے کی مسلسل یہ کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل جو ہیں ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور ہمارے تمام دوست اس وقت، تمام ہمسایہ ملک، پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے. پاک ایران بارڈر غیر محفوظ، پاک افغان بارڈر غیر محفوظ، پاک چائنا تعلقات کشیدہ، پاک انڈیا بارڈر غیر محفوظ. آپ کی کون سی خارجہ پالیسی اور کون سی آپ کی سیکورٹی پالیسی کامیاب ہوئی ہے؟ سر ایک جانب یہ آپ نے بڑا الیبوریٹ بھی کر دیا ہے، اور ہم جانتے ہیں سارے بارڈرز غیر محفوظ، جنگ دستک دے رہی ہے دروازے پر، لیکن ملک کے اندر ایک 28ویں ترمیم کا شور ہے. پھر کہا جا رہا ہے کوئی نئے صوبوں کے باقاعدہ نقشے دکھائے گئے ہیں کچھ جماعتوں کو، کچھ ایم این اے کو باقاعدہ طور کے اوپر. بس یہ بات وہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی کریں گے، یہ ایک الیکشن چور پارلیمان ہے، مینڈیٹ چوری کے نتیجے میں. اور پھر آپ کو معلوم ہے پہلے فارم 47 تقسیم دیا گیا، پھر ایک غیر آئینی عدالت کے ذریعے مخصوص نشستیں ان کے حوالے کی گئیں، پھر ضمنی الیکشن میں ان کے نمبرز بڑھائے گئے. تو یہ جتنا بھی کوشش کر لیں، یہ اس وقت تک یہ فیک سسٹم چلتا رہے گا جب تک ہمارے فیلڈ مارشل ہیں. فیلڈ مارشل کے جانے کے بعد یہ سارے کا سارا سسٹم اس میں مسمار ہونا ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے ماضی کے ڈکٹیٹرز آئے اور جیسے ہی وہ سین سے منظر سے غائب ہوئے، خواہ وہ جنرل ضیاء تھے، خواہ وہ جنرل ایوب تھے، خواہ وہ جنرل مشرف تھے، اور یحییٰ خان نے تو خود اپنے ہاتھوں سے ملک کے 2 ٹکڑے کروائے. تو جیسے ہی یہ سین سے غائب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہی ان کا فرسودہ نظام جو ہے وہ بھی ساتھ ہی چلا جاتا ہے. اس لیے یہ جتنی بھی کوشش کی جا رہی ہے صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم ریئل ڈیموکریسی نہ آئے اور ہم عمران خان اور حقیقی عوامی نمائندوں سے محفوظ رہیں. اس لیے یہ کر رہے ہیں کہ کراچی لے لیں. کراچی چونکہ کماؤ پوت ہے، اور اس کے لیے آپ نے ایم کیو ایم کو آگے کر دیا، اس کو سینٹر سے کراچی سے علیحدہ کر دیں، اس کو فیڈرل گورنمنٹ کے دے دیں، صوبہ الگ بنا دیں. صوبہ الگ بنائیں گے، ظاہر ہے کراچی اس وقت مہنگا ترین ملک ہے. تو آپ صرف اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے کر رہے ہیں، اور کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اور تو کچھ نہیں. یہاں پہ آپ اسلام آباد میں وہ ایک تھا کوری ماڈل ولیج تھی، وہ سیکٹر تک آپ نے نہیں چھوڑا، تو باقی کراچی تو بہت بڑا ہے.